चाहे बहराइच का मामला हो, अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं लिखते, राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ है। जो हाथ मार के कहते थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पुष्पा भी झुक गया और शिवल्ली को भी झुका दिया, अपने पापा को भी झुका दिया। जहाँ बोलने की आज़ादी ना हो, जहाँ डिक्टेटरशिप हो, वहाँ से हटकर आज मैं इतनी बड़ी पार्टी में आ गया हूँ। इस बार की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 30,000 नहीं मिलेंगे भाजपा को। दिल्ली के लोगों के भी समझ आ गया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए बेहतर विकल्प अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली का महादंगल बढ़ चुका है। दिल्ली के अंदर दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि दिल्ली वासी किस पर विश्वास जताने वाले। जहाँ एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ चुका है, नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, तो सवाल ये भी है कि आखिर कौन किसका खेल बिगाड़ने वाला है। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो सामने आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव को और ज़्यादा रोचक बना देगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीलमपुर विधानसभा पर। ये सीट बेहद चर्चाओं में बन चुकी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी आगाज इसी विधानसभा से किया। चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरे तो फिर वार पलटवार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही निशाने पर ले लिया। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ से करंट विधायक है, यानी कि सिटिंग MLA, जो कि आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब आपका दामन छोड़कर कांग्रेस के हाथ को थाम लिया है। तो समझते हैं कि इस हाथ में कितना दम है और इस बार कितना दमखम वो दिखाने वाले हैं, या फिर कमजोर पड़ गई है जमीन। तीखे सवालों के साथ शुरुआत करते हैं चर्चा की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रचार प्रसार करते आप मुझे दिखाई दिए, जनता के बीच खूब जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि पीछे लिखा है लड़ेंगे और जीतेंगे सीलमपुर। सीलमपुर तो आपने पहले भी जीता था, लेकिन पहले आप था, अब कांग्रेस का साथ है। कितने मजबूत इस बार चुनावी स्थिति आपको लग रही है आपकी? देखिए नफीसा जी, बात यह है कि दिल्ली में और ख़ास तौर पर सीलमपुर में हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। यहाँ ज़्यादातर लोग कांग्रेसी हैं और कुछ टाइम के लिए वो भटककर आम आदमी पार्टी में चले गए थे। और मैं समझता हूँ कि 2020 के बाद से ही उन लोगों ने मन बना लिया था, जब दिल्ली के दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख मोड़ लिया दिल्ली के लोगों से, ख़ास तौर पर मुसलमानों से। उसके बाद से ही फिर कोरोना आ गया। कोरोना में भी अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को अलग धलक कर उन्हें कोरोना बम बताया। मरकज़ के इतने मरीज़, दिल्ली के इतने मरीज़, मौलाना साद साहब पर मुकदमा कराना, तो मुसलमान बहुत खासा नाराज़ हुआ। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी कि उनका जो मुखौटा है वो क्लियर उतर कर और चेहरा सामने आ गया, जब एक कलाम पाक की बेदबी करने वाला MLA, जिसे कोर्ट ने भी सज़ा सुनाई हो, और उसको जमानत लेने के बाद उन्होंने फूलों की मालाएं पहनाई और उसको मिठाइयाँ खिलाई और इनाम के तौर पर उसको टिकट भी दिया और स्टार प्रचारक भी बनाया। तो तब से मुसलमान कांग्रेस की तरफ वापस आ गया और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले सीलमपुर और उसके बाद एक एक करके तमाम सीटें कांग्रेस को जा रही हैं मुस्लिम क्षेत्रों में, और इसके अलावा दिल्ली में सरकार बना रही है इस बार कांग्रेस। वोटर्स कितना वापस आएगा इस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आप कैसे वापस आ गए? क्या आपको ये मालूम पड़ गया कि मेरा टिकट कटने वाला है, इसीलिए आपने सोचा कि अब कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ आपको नफीसा जी बताता हूँ कि जब इंसान वोट लेकर के विधानसभा पहुँचता है तो उसके लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं। उसके लोगों को लगता है कि अब इसको हमने चुना है, ये हमारी आवाज़ बनकर बोलेगा। और आम आदमी पार्टी में किसी को बोलने की इजाज़त ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर मेरे मुद्दे हैं, मेरा स्कूल ख़राब है, मुझे कहना है तो बस मैं उनसे कहूं और ख़ामोश हो जाऊं, लेकिन मैं खामोश होने वाला नहीं था। मैंने 280 लगाया और अपने इलाके के स्कूल के लिए आवाज़ विधानसभा में उठाई, जो उनको नागवार गुजरता था। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल था,
हॉस्पिटल में भी बहुत सारी खामियां हैं। तो मैंने जब उनसे कई बार कहा और वो दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर मैंने 280 लगा करके विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। पूरी तरह से उनको नागवार गुजरा और उन्होंने मुझे वहाँ से इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 70 विधायक हैं, कोई नहीं बोलता, सरकार के खिलाफ तू बोलता है। तो टिकट तो मेरा तभी कट गया था, अब से 2 साल पहले। और मैं मुसलसल बोलता रहा, चाहे वो जो है इंद्रलोक में नमाज पढ़ते लोगों पर जो है लाते मारना हो, चाहे दिल्ली दंगों के दोषियों को, बेगुनाहों को जेल में डालना हो, चाहे सीवर के ख़राब लाइनें हो, चाहे पानी का गंदा आना हो, चाहे स्कूल का ख़राब रहना हो, चाहे हॉस्पिटल का ख़राब रहना हो, वो सब मेरा बोलना केजरीवाल जी को पसंद नहीं आता था। तो इसलिए टिकट तो तभी कट चुका था, और टिकट मेरे पार्टी छोड़ने से पहले वो किसी और को दे चुके थे। ये तो एहसानमंद हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी जो देश की पार्टी है और जिसके नेता नेशनल लीडर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीडर हैं, राहुल गांधी जी। मैं एहसानमंद हूँ उनका, मैं एहसानमंद हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, दिल्ली के प्रभारी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने टिकट दे करके मुझे लड़ने का मौका दिया। आपने कई मुद्दे गिनवाए, आपने दिल्ली दंगे भी गिनवा दिया। हालांकि 2020 में ही विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद दंगे हुए, मरकज़ का मुद्दा भी आपने उठाया। लेकिन क्या देरी नहीं हो गई? क्या अब्दुल रहमान ने ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए 2.5-3 साल गुजार दिए? ये नाराज़गी, ये मुद्दे तो तब भी थे, फिर अभी क्यों दामन छोड़ दिया आपने आपका? देखिए, मैंने कहा कि जिस वक्त दंगे हुए, जब विधानसभा लगी तो मैंने दंगों की आवाज़ विधानसभा में बेसाख्ता उठाई। जब काम करने, फिर कोरोना आ गया, कोरोना में लगे रहे। उसके बाद में फिर जब मेरे इलाके के कामों की बात आई, 2 ही साल का मौका मिला, 23 से 25 तक आप लगाइए, पूरा 23 और पूरा 24, 21-22 में कोरोना रहा। तो मैं अपने इलाके की वजह से, अपने इलाके के कामों की वजह से बोलना पड़ा, और वो अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरता था। तो देरी कहाँ हुई, मैं तो बेसाख्ता बोलता रहा। और जब अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई नहीं बोलता, आप बोलते हो। तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया था और मैंने उनसे कहा था कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन, और सच बयां करना ज़रूरी है बहुत, और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। मैं और भी ये चुप बोलने की लड़ाई इतनी भारी पड़ गई कि आपको पार्टी बदलनी पड़ गई। नहीं, मेरे लिए जनता अच्छा की हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ है। देखिए, कहाँ मैं एक एनजीओ का चुनाव लड़ रहा था और कहाँ मैं एक नेशनल पार्टी का आज चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो खुशनसीबी है मेरी कि मैं वहाँ से हटकर, जहाँ बोलने की आज़ादी ना हो, जहाँ डिक्टेटरशिप हो, वहाँ से हटकर आज मैं इतनी बड़ी पार्टी में आ गया हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त। और वो पार्टी, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, वो मेरे लीडर हैं। चाहे संभल का मामला हुआ हो, वहाँ अरविंद केजरीवाल अपने लब सी लेते हैं, राहुल जी पहुँचते हैं। चाहे बहराइच का मामला हो, अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं लिखते, राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे जमुना पार के दंगों का मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी की जो है दिल्ली है, वो मुखिया है दिल्ली के, लेकिन वो यहाँ नहीं आए, राहुल गांधी यहाँ आए लोगों का हाल पूछने। तो मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो सेकुलरिज्म की मिसाल है, जो सबका साथ सबके विकास को लेकर के चल रही है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ आया हूँ और उस पार्टी से मुझे लड़ने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप लड़ाई में हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुकाबले में है कहीं? बीजेपी वर्सेस आप की चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, आप एक बात समझिए, जब आम आदमी पार्टी 2013 में चुनाव लड़ने आई, कोई कहता था आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आएंगी, सब लोग कहते थे एक आध सीट आ सकती है या नहीं भी आ सकती। वही हाल कांग्रेस का है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 8 तारीख को मिलिएगा नफीसा जी, कांग्रेस की सरकार बनी होगी दिल्ली के अंदर, इंशाल्लाह। आप दावे के साथ गए? मैं दावे नहीं करता कभी भी, मैंने कहा इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनी होगी दिल्ली में। दावा तो मेरे लिए है ही नहीं, इंसानों के लिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ अब्दुल जी, कैसे सरकार की आप कल्पना कर रहे हैं? क्योंकि वोट परसेंटेज की बात करें
तो 2 बारी से पिछड़ती जा रही है कांग्रेस, और इस बार तो पूरा सफाया हो गया था पिछली बार की अगर हम बात करें। तो कैसे आप अपना खोया हुआ ग्राफ बढ़ा पाएंगे, कैसे वोटर्स आपको इस बार विश्वास कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली की 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार और जीत का फैसला करता है, और दिल्ली में 6 सीटें ऐसी हैं जो प्योर मुस्लिम सीट है। 32 सीटें हैं जहां मुसलमान हार और जीत के फैसले करता है। कहीं 3000 हैं तो वहाँ 1200 वोट से जीते हैं कैंडिडेट, कहीं 2000 हैं वहाँ जीते। वो तमाम लोग पलटकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। जितना दलित है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, जितना अदर बैकवर्ड क्लास है वो भी पलटकर इस कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सरकार बनाएंगे, और पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में जो कारोबार लोगों के बंद हो गए हैं, जो लोग कारोबार की तंगी झेल रहे हैं, कारोबार की मार झेल रहे हैं, तो दिल्ली में फिर से कारोबार लौटेंगे, लोगों के चेहरों पर खुशहाली लौटेगी। और दिल्ली में जो विकास की डोर टूट चुकी है, जब शीला जी के टाइम में सरपट घोड़ा दौड़ रहा था विकास का, वो 2013 के बाद टूट चुकी है। इंशाअल्लाह वो फिर से दौड़ेगी और दिल्ली तरक्की की ओर आएगी। मैं कुछ देर पहले ही आपके विरोधी, आपके प्रत्याशी जुबैर चौधरी जी का इंटरव्यू कर आई हूँ। उन्होंने ये आरोप लगाया पर गंभीर कि पिछले 5 सालों में आप कभी जनता के बीच दिखाई नहीं दिए, आपने पार्टी को लेकर भी कुछ काम नहीं किया, पार्टी की जो यहाँ पर स्थिति है मजबूत, उसको आपने कमज़ोर करने का काम किया, और इसीलिए आपका टिकट कट गया। वही जुबैर हैं जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे अरविंद केजरीवाल को, वही जुबैर हैं जो मरकज़ का दोषी बताते थे अरविंद केजरीवाल को, रिकॉर्ड है मेरे पास। वही जुबैर हैं जो मौलाना साद पर मुकदमा कराने वाला बताते थे। ये वही जुबैर हैं जो हाथ मार के कहते थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पुष्पा भी झुक गया और शिवल्ली को भी झुका दिया, अपने पापा को भी झुका दिया, तीनों एक साथ झुक गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैंने काम नहीं किया। उनके वालिद 5 बार यहाँ एमएलए रहे हैं, और मैं कहता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो 5 बार का अपना पूरा रिकॉर्ड निकालना है, कितना पैसा उन्होंने सीलमपुर में खर्च किया। जितना पैसा उन्होंने 5 बार में खर्च किया विधायक बनकर, मैंने इस 2.5 साल में उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया। आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आए, लेकिन दिल्ली के अंदर मुकाबला जो देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। क्या ये असली बात है कि असल में त्रिकोणीय है, या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी? बीजेपी को लेकर क्या राय है? सीलमपुर की बात करें तो बीजेपी यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी जो है यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीत सकती। यहाँ 70% मुस्लिम वोटर हैं। दूसरी बात, उसके अलावा भी यहाँ सेकुलर वोटर बहुत है, जो सेकुलर को मानता है, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर वोट करता है, ऐसा भी वोटर बहुत है। और भाजपा को यहाँ 35,000-36,000 वोट पड़ते थे। इस बार की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 30,000 नहीं मिलेंगे भाजपा को। 30,000 पार नहीं कर पाएगी, 30,000 के नीचे रहेगी, क्योंकि वो कैंडिडेट जो लैंटरों पर पैसा उगाता हो, वो कैंडिडेट जो काउंसलर है और जगह जगह से पैसे की उगाही करता हो, अगर कोई आदमी पैसा ना दे तो उनके चालान कटवा देता हो, उसने कुछ नहीं देखा है। ना कोई उसका सफाई का निज़ाम है, ना कोई उसका इलाके की बेहतरी का निज़ाम है, ना कोई गली बनवाई है। बस उसको हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। और रही बात जुबैर की, वो मेरा छोटा भाई है और अभी ना तजर्बेकार है, बच्चा है, अभी उसको समझ नहीं है राजनीति होती क्या है। अभी बाप की विरासत उसको मिली है ताज़ा। यहाँ तो ज़मीन पर चलकर ये हासिल किया है, यहाँ बाप की विरासत पर नहीं बैठे हैं। तो अभी समझ आ जाएगा, जैसे जैसे अनकरीब आएगा वक्त तो उसको समझ आ जाएगा, वो छोटा भाई है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे आपने कहा छोटे भाई हैं, कहीं ये 2 भाइयों की लड़ाई में, कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बाजी बंदर ना मार जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट है, अगर ये बढ़ गया तो क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा इसका सीधे तौर पर? ना 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 ना, कभी भी नहीं। यहाँ 1,35,000 वोट पोल होना है, 1,35,000 वोट पोल, 30,000 भाजपा को जाएगा, 1,05,000 वोट बढ़ता है। यहाँ के लोग किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं करते, यहाँ के लोग वोट देंगे कितना, 50-100 बस, इसके अलावा वोट नहीं मिलता किसी को। तो कांग्रेस और आम आदमी में जो वोट है वही डिवाइड होना। अब आप लगा लीजिए 30,000
से कम रहना है उसका, 30,000 मान लीजिए, तो 1,05,000 वोट 2 में बंटना है। अब 2 में बंटना है तो अगर 20,000 आम आदमी पार्टी को मिला तो बाकी तो सारा कांग्रेस को मिलना है ना। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पर आपके लिए रैली करके और पहला प्रचार प्रसार राहुल गांधी ने आप ही के लिए किया। सीलमपुर किस मायने में अहम माना जाए? राहुल गांधी ने यहाँ से क्यों शुरुआत की? क्या ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसीलिए यहाँ से शुरुआत की गई ताकि मुसलमानों को वापस लाया जाए? नहीं, वो हिंदू मुसलमान सोचते ही नहीं है राहुल जी। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, किसी एक से तो शुरुआत करनी थी। अब वो सीलमपुर है तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो कहीं से भी हो सकती थी। अगर वो नई दिल्ली से करते तो आप कहते कि नई दिल्ली से ही क्योंकि वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, आप ये कहते हैं ना। तो भाई जब 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली की तो किसी एक से शुरुआत करनी थी, उन्होंने सीलमपुर से की और ये उनका एहसान है कि उन्होंने शुरुआत सीलमपुर से की। बीजेपी बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, घोषणा पत्र भी ला चुकी है, तो बीजेपी पूरी तैयारियों में है और बीजेपी कह रही है कि इस बार हम दावे के साथ दिल्ली को जीतने जा रहे हैं। बीजेपी किस मुकाम पर इस वक्त आपको दिखाई देती है? इससे पहले भी दावे बीजेपी हर बार करती रही है। आप देखिए बीजेपी का पूरा अमला, उसके 52 MP, उसके मुख्यमंत्री 7-8 और उसके जो है मंत्री और खुद अमित शाह साहब यहाँ कैंपेनिंग में उतर आए, बीजेपी तब भी नहीं जीत पाई। तो उनके दावा करना तो हर आदमी का हक है कि इंडिपेंडेंट आदमी चुनाव लड़ता, वो भी दावे से कहता कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। अगर उसको ये पता लग जाए कि तुम चुनाव नहीं जीत रहे हो तो वो कहाँ चुनाव लड़ेगा। आज का वोटर बहुत समझदार है। वोटर जब भी कोई आता तो उससे कहता अरे आपको क्या ज़रूरत थी, आपके साथ तो हैं ही हम, तो वो समझता है कि मेरे ही साथ हैं। तो आज का वोटर बहुत समझदार है और ये तो सब दावे करते हैं अपने अपने, बीजेपी हो या आम आदमी हो, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार करने योगी जी आ रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी रैली करने वाले हैं, वो भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में। तो कोशिश क्या है, बीजेपी का रोड मैप क्या समझ में आ रहा है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में की जाने वाली है? 100% उनकी राजनीति आप समझते ही हो, कटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, मार देंगे, काट देंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, यही तो राजनीति। उनकी राजनीति क्या है? कभी उन्होंने इंसानियत की राजनीति नहीं की। अगर वो करते तो आज कुछ और रूपरेखा होती, आज नक्शा कुछ और होता। अगर वो सबको साथ लेके चलकर राजनीति करते तो आज इस भारत का नक्शा बदला होता। हमारा देश आज इतने कर्जे में न डूबा होता जो आज डूबा है। तो उनकी राजनीति को तो क्या कहिए। और रही बात हम योगी जी की करें तो योगी जी अगर मुस्लिम क्षेत्रों से शुरुआत करना चाहते हैं करें, लेकिन पूछता कौन है उनको। लेकिन योगी जी का बटेंगे कटेंगे नारा महाराष्ट्र में जीत दिलाता है बीजेपी को, हरियाणा में जीत दिलाता है और दिल्ली में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बाजी मार जाएगी बीजेपी। देखिए बदकिस्मती है हमारे देश की कि ऐसे नारों पर भी अगर जीत दिलाई जाए, बल्कि सोचना चाहिए लोगों को कौन कटेगा कौन बटेगा। हमारा देश है, हम देश के सब निवासी हैं, हम सबको न कटना है न बटना है। हम सबको एक साथ रहकर अपने देश के लिए काम करना है, अपने देश की खुशहाली के लिए काम करना है, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है। हम सब इस देश के निवासी हैं, हम सब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं जिनसे मिला करके एक गुलदस्ता बनता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सब इस देश के निवासी हैं। ये खूबसूरती है इस देश की और इन सबको मिलाकर ही इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की असल लड़ाई किससे है? क्या कांग्रेस खुद को जीवित करने के लिए लड़ रही है जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, या फिर बीजेपी के खिलाफ आप मैदान में? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से। देखिए आप बात समझिए, मैंने आपको 3 बार बताया यही सवाल। हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसावादी हैं। हमारा लड़ाई से कोई नाता नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा एक ही नारा रहता है, हमारे नेता का एक ही नारा रहता है, सबका साथ सबका विकास, सबको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना। मोदी के लिए जाना पहचाना जाता है। नहीं, मोदी जी तो उनकी कथनी और करनी सब लोग समझते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 15 लाख देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति ना करें,
अगर वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति ना करें तो मैं समझता हूँ हर सीट पर उनकी जमानत जब्त होगी। राहुल जी यहाँ आए थे और उन्होंने यही सीलमपुर से कहा था कि दो विचारधाराओं के बीच ये लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी की। अडानी अंबानी का नाम लिया, केजरीवाल और मोदी को एक ही, दोनों की एक दूसरे की तुलना एक ही से कर दी। तो क्या समझा जाए, इसे लड़ाई आपकी किससे है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए मैम, दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा वो जो मैंने बताया मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। एक विचारधारा वो जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, जो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके लिए बोलती है, सबके लिए जानी जाती है और जो एक सेकुलरिज्म की मिसाल है वो है कांग्रेस पार्टी। और इंशाअल्लाह आज लोग देश में कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं। देश के लोगों के भी समझ आ गया और दिल्ली के लोगों के भी समझ आ गया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर विकल्प अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? क्या कांग्रेस को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है? ये आरोप भी लग रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, तो बी तो हम कभी हो ही नहीं सकते, हम तो ए हो सकते हैं, तो बी तो हमारे बाद का ही होगा ना, हम तो ए ही हो सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। पहली, जब बिल्किस बानो का केस हुआ और उसके दोषी जब जेल से छूट कर आए तो आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। इसी तरह से जब अरविंद केजरीवाल का एक एमएलए 2 साल की उसको सज़ा होती है कुरान की बेहुरमती करने के मामले में, और जब वो जमानत लेकर के आया हाई कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल भी उसको मिठाइयाँ खिलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं। इसी तरह आप देख लीजिए कि जब परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर पैसे बांटते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को ऐतराज़ होता है, तो उसको क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग जाना चाहिए था शिकायत करने, दिल्ली पुलिस के पास जाना चाहिए था शिकायत करने। लेकिन आप समझ लीजिए उन्होंने चिट्ठी किसे लिखी? मोहन भागवत जी को। ऐसे जैसे एक बेटा, छोटा बेटा बड़े भाई के खिलाफ अपने बाप को चिट्ठी लिखता है। उन्होंने अपने पापा ये बड़ा भाई देखो पैसे बांट रहा है। तो एक सिक्के के दो पहलू कौन हुए? भाजपा और आप दोनों आरएसएस के चेले हैं, दोनों को आरएसएस लड़ा रही है, दोनों कोई तो बनेगा। तो दोनों की लड़ाई में कुछ होने वाला इस बार नहीं है, कांग्रेस इस बार सरकार में। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि आप आपके विधायक थे, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जमीन कुछ कमजोर पड़ी, मजबूत हुई, क्या इस बार भी आप उतनी बहुमत के साथ जीत पाएंगे जैसे पहली जीत आपने हासिल की? देखिए, जीत और हार का फैसला अल्लाह करते हैं, वोटों की गिनती भी अल्लाह बताते हैं, लेकिन उत्साह पहले से ज़्यादा है लोगों में और खुशी मुझे भी लड़ने में पहले से ज़्यादा है और मज़ा भी पहले से ज़्यादा आ रहा है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला चुनाव है, मैं 7वां चुनाव लड़ रहा हूँ और इस 7वें चुनाव में इतनी खुशी मुझे पहली बार है कि वोटर आकर के अंदर से भाग कर आता और गले से चिपट जाता है। वो कहता है कांग्रेस को, हाथ को। भाई टेंशन नहीं, इतनी वोटों से जीतेंगे कि पहले कभी जीत नहीं हुई। बाकी तो अल्लाह मालिक है, बाकी इंशाल्लाह मुझे भी इस बार लड़ने में एक अजीब सी खुशी अंदर से है, उत्साह है। तो क्या कांग्रेस ही बीजेपी को मात दे सकती है? नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही है जो इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है और बीजेपी और आम आदमी इन दोनों में से किसी एक को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। हालांकि अब्दुल रहमान जी साफ कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन समीकरण क्या बैठते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है तो वक्त बताएगा, क्योंकि लड़ाई मुकाबले वाली है। कौन सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीलमपुर विधानसभा की तो यहाँ टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, कितना प्रभाव पड़ता है इसका, और आम आदमी पार्टी अपनी सीट को बचाने में कितना कामयाब रहती है, या फिर आपके नेता आपका ही खेल बिगाड़ने के लिए पूरी
कमर कस चुके। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कौन जीतता है सीलमपुर विधानसभा की सीट। आपको ये राय, ये बात, ये चर्चा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ तफीसा खान।